Hello, guys. This is Engineer Waqas Ahmed, and I welcome you all people in this session. आज के सेशन का सबसे बड़ा टॉपिक क्या है? क्या आप थक चुके हैं? आर यू टायर्ड ऑफ सेंडिंग हंड्रेड ऑफ सीवीज डेली बट नो रिस्पॉन्स? ये हम इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लोगों के साथ मसला चलता है। क्या आपकी सिचुएशन ऐसी है तो चैट बॉक्स में इंटरेक्टिव सेशन करना है हमें, एंड प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स इफ इट हैपनिंग विद यू। प्लीज राइट देयर। आप सीवीज भेज भेज के थक चुके हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इज इट हैपनिंग विद यू? सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। क्या मसला होता है? इट्स हैपनिंग, हमें सिर्फ इतना पता है ये हो रहा है हमारे साथ, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? वाई इट्स हैपनिंग। जब हम इस पोजीशन से इट्स हैपनिंग से वाई इट्स हैपनिंग पे चले जाएंगे, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। यू अंडरस्टैंड? ओके, so one by one I will be diagnosing each and everything. Don't worry about anything, right? So stay tuned, focused, and everything will be sorted. सबसे पहले हम देखते हैं कि यार बिगेस्ट इंजीनियरिंग कैरियर प्रॉब्लम्स क्या हैं। इंजीनियर कर लेते हैं, आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं, तो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या हमें पेश आते हैं? सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो फ्रेश इंजीनियर होना है। आप फ्रेश इंजीनियर के तौर पे दुनिया की किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, अपने कंट्री के अंदर अप्लाई कर लें, 90% कंपनीज फ्रेशर्स को हायर नहीं करती। दे आर सो सेल्फिश। वो समझते हैं कि हमें एक्सपीरियंस वाला बंदा ही कामयाब कर सकता है। दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू अपॉर्चुनिटी। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? आप 1-2 साल जॉबलेस रहते हो। इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं होती, तो फ्रेशर्स को सबसे कम जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इज इट हैपनिंग विद यू? कितने लोग ये इस दौर से गुजर रहे हैं? वो चैट बॉक्स के अंदर यस कर दें। इसके बाद आप 1-2 साल अपने लिए जॉबलेस रहने के बाद, फैमिली का प्रेशर झेलने के बाद, फिर झूठ मूठ का सीवी के अंदर एक्सपीरियंस लिखते हो, तो फिर कंपनीज आपको हायर कर लेती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है, आपको सैलरी नहीं मिलती। इतनी सैलरी पता कुछ होता नहीं, तो आप 15,000 20,000 रुपए पे भी सेटिस्फाई हो जाते हो। चलो यार, कहीं से स्टार्ट तो मिले। दूसरा बड़ा मसला यह है लो सैलरी। आपको कहीं पे नौकरी मिल जाती है, व्हाट इज द अल्टीमेट सैलरी? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। आई एम टॉकिंग अबाउट 80% इंजीनियर सैलरी, फ्रेश इंजीनियर्स की। और आपके पास 5 साल का भी एक्सपीरियंस होगा। पता कितनी सैलरी मिलती है आपको? 1 लाख तक सैलरी मिल जाएगी। ये मैं सबसे मैक्सिमम बता रहा हूं, 70-80 हजार से लेके 1 लाख तक। दैट इज नॉट दैट मच गुड पैकेज एज वेल। ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी रीजन क्या है? सबसे बड़ी रीजन मैं आपको बताता हूं। एक इंजीनियर जो बेचारा यहां पे भी उसको फील हो रहा था मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, और उसने जबरदस्ती ज्वाइन की कंपनी। थोड़ी सैलरी पे वो काम करता रहा, अपने मैनेजर्स के तरले करता रहा, मेरी सैलरी बढ़ेगी। 5-10 हजार रुपए के इंक्रीमेंट के लिए ही वॉज वर्किंग फॉर ईयर्स, ही वॉज वर्किंग फॉर नाइट्स। लेकिन सबसे बड़ा मसला कहां पे था? नो अवेयरनेस। और जहां पे उसको नौकरी मिली थी, ही वॉज वेरी स्केयर्ड। आपको डर लगता है कैरियर चेंज करते हुए? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, साइकोलॉजिकल मसले हैं, बताएं मुझे। कभी सोचा ऐसे यार, ये जो कंपनी में नौकरी, जो जो बंदा जिस जिस कंपनी में नौकरी कर रहा है, आपने कभी कैरियर चेंज करने का सोचा है? मुझे बताइएगा जरा। सोचा है कभी? लेकिन साथ में डर लगता है। क्यों डर क्यों लगता है? देर इज नो अवेयरनेस। जब अवेयरनेस, जहां पे अवेयरनेस नहीं है वहां पे डर है कैरियर चेंज करने का। अगर अवेयरनेस है, नो डर। दिस इज द सिंपल रूल। अवेयरनेस किस चीज की है? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल। डोंट वरी, आज के सेशन के अंदर आगे सारी बात अवेयरनेस पे होगी, किस तरीके से हमने अपने लिए एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है। ठीक है। अवेयरनेस ही नहीं है हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद नो स्किल डेवलप। हमें पता ही नहीं है, मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, केमिकल इंजीनियर हूं। एक्सेल की हमें सॉफ्टवेयर नहीं आता, पीपीटी नहीं आती, हमें प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती, हमें ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर या सब कुछ नहीं सीखना होता, लेकिन अपनी डोमेन के मुताबिक हमें सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोफिशिएंसी है ही नहीं। ना ही हमें यूनिवर्सिटीज के अंदर हमें सीवी बनानी नहीं आती, हमें लिंक्डइन यूज करना नहीं आता, हमें जॉब हंटिंग की तमीज नहीं होती, हमें ये नहीं पता कि हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, हमें जॉब इंटरव्यू के अंदर जाके अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है। बिलीव मी, अगर आज के इस सेशन के अंदर मैं माइक ओपन करके कह दूं ना कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप में से आधे लोग पहले पूछेंगे सर क्या, फिर आधे कहेंगे क्या कहना है सर इसमें, फिर आधे सीवी का रट्टा लगाना शुरू कर देंगे। हमें अपना बारे में नहीं पता चीजों का। सो देर इज अ बिग गैप।
इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं इस चीज को कर सकूं, बट हम लोग इनसाइड वी थिंक के आई कांट डू दैट, हम नहीं कर सकते। लेकिन आज आपने एक चीज को इरेज करना है, आई कैन डू दैट, आप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मी एंड आई विल बी शेयरिंग माई स्टोरी। कहते हैं दूसरों की स्टोरी से सीखना चाहिए, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। आई वॉज ग्रेजुएटेड बैक इन 2000 फ्रॉम यूईटी एंड आपकी तरह की मेरी स्टोरी है। 2011 तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली, आई वॉज जॉबलेस। एक पूरा जो एक साल होता है आई वॉज जॉबलेस एंड इन द मिड ऑफ 2010 आई वॉज ग्रेजुएटेड, टिल द मिड ऑफ 2010 आई वॉज 11 आई वॉज जॉबलेस। जब एक साल पूरा हो गया कि नौकरी नहीं मिली, देन आई डिसाइडेड टू टेक विजिट वीजा। और विजिट वीजा के ऊपर जाके, 3 महीने का विजिट वीजा था, मैंने जाके अबू धाबी के अंदर नौकरी तलाश करनी शुरू की। एंड आई वॉज इनफ लकी कि मैंने वहां पे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में, ऑयल एंड गैस कंपनी थी, ठीक है, अबू धाबी में, वहां पे मुझे पहली एक नौकरी मिल रही। एंड वो नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी बट सैलरी बहुत अच्छी थी, असिस्टेंट इंजीनियर समझ लें, टेक्नीशियन की जॉब थी। बट उस टाइम पे वो क्या होते हैं, आपको पाकिस्तान में भी नौकरी नहीं मिल रही और सैलरी इतनी थी कि पाकिस्तान के अंदर मैं मुड़ के देखता था तो यहाँ पे 10-10 साल एक्सपीरियंस वाले लोग भी इतनी सैलरी के लिए, लाइक इट वाज गुड। एट द स्टार्ट आपको इतनी सैलरी मिल रही थी कि आप अच्छी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई आई ऑलवेज सपोर्ट इंजीनियर्स के आपके लिए अच्छे पैसे कमाना, अगर ऑब्वियसली हर बंदे के लिए हलाल रोजी कमाना, अच्छे पैसे कमाना, अच्छा लाइफस्टाइल एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, राइट। सो मैं सपोर्ट करता हूं कि आपको हमेशा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद स्टार्ट में गल्फ रीजन की तरफ अपनी प्रायोरिटीज रखनी चाहिए। वहां पे एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और सैलरी आपकी बहुत ज्यादा है। सैलरी आपकी अगर पाकिस्तान में फ्रेशर को 35,000 रुपया मिल रहा है तो वहां पे 3500 दिरहम मिल रहा है। और 3500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्सचेंज रेट से, कम से कम मैं बता रहा हूं आपको 5,000 भी मिल सकता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2-3 लाख बनता है, राइट। जो यहाँ पे 5-6 साल 7 साल एक्सपीरियंस, 8 साल एक्सपीरियंस वाला ले रहा है। सो दैट इज माई मोटिवेशन कि आप लोग गल्फ रीजन की तरफ, और आज के सेशन के अंदर सारी अवेयरनेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा गल्फ रीजन के बारे में। गल्फ रीजन में काम करते हुए आई हैव बीन पार्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, जिसमें रिफाइनरी कंस्ट्रक्शन, ईपीसी, ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, एमईपी, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का मैं हिस्सा रहा। और इस जर्नी के अंदर मैंने डिफरेंट तरह के जॉब रोल्स किए, साइट इंजीनियर, टेक्नीशियन, फील्ड इंजीनियर, प्लानिंग मैनेजर और प्लानिंग कंसल्टेंट, प्लानिंग एंड कंट्रोल कंसल्टेंट, राइट। और इस चीज के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं दो बड़ी चीजें। आप लोग भी कर सकते हो ये सारा कुछ, बट दो बड़ी चीजें मिसिंग है। एक चीज क्या है, अवेयरनेस की कमी, और दूसरी चीज क्या है, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जॉब हंटिंग का तरीका। ये इन्हीं चीजों के ऊपर हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस सेशन। गल्फ रीजन, मैंने रीजन बता दिया आपको थोड़ी देर पहले क्यों जाना चाहिए। सैलरी 10 टाइम्स ग्रेटर सैलरी, मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर ग्रोथ, लाइफस्टाइल, ठीक है। और अगले 2 से 3 महीने के लिए आर यू रेडी टू अंडरग्राउंड? क्या मुझे चैट बॉक्स में आपकी आवाज आनी चाहिए यस की या नो की? अगले 2 से 3 महीने के अंदर दोस्तों, कजनों, फैमिली की शादियां, रंग रंगीलियां, वारागर्दियां छोड़कर अंडरग्राउंड हो जाना है, फौत हो जाए उन लोगों के लिए और अपने लिए जिंदा हो जाएंगे। यकीन करें, आप औरों के लिए फौत हो जाएं, अपने लिए जिंदा हो जाएंगे। 2 से 3 महीने की स्ट्रेटेजी है। आपने स्किल सीखना है, इसमें जॉब हंटिंग सीखनी है, जो मैं अगले पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दैट? असल में नहीं मरना, लेकिन अपने काम के लिए मरना है, ठीक है। आर यू रेडी फॉर दैट? बिकॉज ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे, पता क्या है, बॉक्सर मोहम्मद अली का नाम सुना है? उसकी उसकी बड़ी एक मशहूर कोटेशन है। वो कहता है कि कुछ अरसे के लिए अगर आपको कुछ खज्जल खवारी करनी पड़े ना, वो कर लो। अगर उस टाइम के बाद आपका टाइम अच्छा शुरू हो जाता है, तो ये वही बात है। 2-3 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। ये वो रिश्तेदार हैं जो आपको आते जाते कह रहे हैं कि भैया पहले तो बड़ा कहता था इंजीनियरिंग कर लेंगे, पहले तो ऐसे, अब जब 2-3 महीने गुजर जाएंगे ना, आप दुबई में जॉब कर रहे होंगे, तो वो दूर की रिश्तेदारी भी कहेगी ये तो हमारा अपना है। ये फैक्ट है। आप मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर यू। अवेयरनेस की तरफ आते हैं। हम लोग सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, हम लोगों की इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक चीज याद रखनी है जो मैंने अपनी फील्ड से सीखी। आपको ना, ये यहां पे मैं बताने जा रहा हूं, चाहे आप
रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का ऊपर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, सिविल इंजीनियर है, ठीक है ना, ये सिविल इंजीनियर्स के प्रोजेक्ट्स हो गए, ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के प्रोजेक्ट्स हो गए, और इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे इलेक्ट्रिकल वाला भी काम करता है, इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे केमिकल वाला भी काम कर सकता है, राइट। लेकिन ना इन इसमें ना मैं आपको बताता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर काम कैसे चलता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, वर्क फ्रेम क्या है? वर्क फ्रेम का मतलब क्या होता है? अगर आपको एक कानून पता चल जाए ना, तो आपको बहुत सारे मसले सॉल्व हो सकते हैं। वर्क फ्रेम कैसे होता है इन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने का? वो वर्क फ्रेम की 5 टांगे हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? इनिशिएट फेज। इनिशिएट फेज। अच्छा जी, दूसरा फेज क्या होता है? प्लानिंग फेज। आपको इससे बहुत आइडिया होगा कि मुझे किस तरह से अपने जॉब कैरियर को चूज करना पड़ेगा। तीसरा आपका होता है एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं एक दफा कौन कौन सी प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं, बिल्डिंग, रोड, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, एक दफा लिख दे वहां पे। और यहां पे आ जाएगा मॉनिटर, कंट्रोल। ये इसके डिफरेंट फेजेस हैं, और ये है आपका क्लोजिंग फेज। ये वर्क फ्रेम होता है जी, इसको जरा समझना है, इससे आपको आइडिया होगा, पूरी इंडस्ट्री का आइडिया हो जाएगा। रिफाइनरी या कोई भी आपका ताल्लुक है जिससे भी, ये आपका क्लॉकवाइज चलेगा, इधर से इधर चलेगा, इधर से इधर चलेगा, इधर से इधर, और फिर इधर, ठीक है। ऐसे ही है। अब समझना है कि पहला फेज इनिशिएट फेज है। इस फेज के अंदर आप बिल्डिंग बना रहे हो, रोड बना रहे हो, रिफाइनरी, टेक्सटाइल मिल, पाइपलाइन, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, वट एवर। इनिशिएट फेज के अंदर आपके प्रपोजल्स होते हैं, ठीक है। प्रपोजल्स यानी कि आपके प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशंस होंगी, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं कि आपका प्रोजेक्ट पैसों के लिहाज से कितना बेनिफिट देगा कंपनी को या सर्विस, जनता को या पब्लिक को, राइट। और कॉस्ट, और टेक्निकल, टेक्निकली क्या ये प्रोजेक्ट ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि आप रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा प्लाजा बना रहे हैं, वो तो वाइब्रेशन से ही खराब हो जाएगा काम। टेक्निकली ठीक नहीं है ना। मार्केट एनालिसिस भी करना है। आप रिफाइनरी सिटी के अंदर नहीं लगा सकते, टेक्निकली पोल्यूशन का कारण बनेगा। ये मेरी बातें समझ रहे हैं? तो इस रिपोर्ट को कहा जाता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। यहां तक आप मेरे साथ हैं? अब इस तरह की रिपोर्ट, चाहे वो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, समझने की कोशिश करनी है। काम स्टार्ट होता है इनिशिएट फेज में, प्रपोजल आता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, उसके अंदर ये चीजें बनेगी। अगर ये रिपोर्ट पास होती है, ग्रेट। फिर अगला काम स्टार्ट होता है प्लानिंग का। प्लानिंग के अंदर जो अवेलेबल डाटा होता है, ठीक है, सर्वे किया जाता है। सर्वे की बेस पे डाटा इकट्ठा किया जाता है। उस डाटा की बेस पे डिजाइन तैयार करते हैं। वो बिल्डिंग होगी, उसकी डिजाइनिंग तैयार कर दी जाती है। वो रोड है, उसका डिजाइन, डिजाइनर जो होते हैं, डिजाइनिंग इंजीनियर्स होते हैं, वो उसका डिजाइन प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्राइंग्स बन जाती हैं, अप्रूव हो जाती हैं। जब ड्राइंग्स अप्रूव होती हैं, फिर एस्टिमेशन स्टार्ट हो जाती है। अभी आप लोगों को इसका पूरा चक्र भी बताने जा रहा हूं। एस्टिमेशन किस चीज की होती है? क्वांटिटीज की। क्वांटिटीज निकाली जाती हैं, ठीक है, कि यार इसमें स्टील कितना होगा, इसमें मट्टी कितनी लगेगी, सैंड कितनी लगेगी, एमईपी का सामान कितना है, पाइपिंग कितनी है, स्पूल्स कितने लगेंगे, सेंसर्स कितने लगेंगे, और उसी से आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन होती है। यहां तक आप मेरे साथ हैं? क्या होती है कॉस्ट एस्टिमेशन? पैसों के बारे में पता चलेगा कितने पैसे लगेंगे। उसी से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं अंदाजा लगाते हैं इस प्रोजेक्ट को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। उसी से आप अपने प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को राइट अप करते हो कि हमारे प्रोजेक्ट को किन किन कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आपकी दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठे मिलके, जैसे हम लोग हैं कहीं पे जॉब करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि यार 9 to 5 जॉब है, बिल्कुल इसी तरीके से प्रोजेक्ट का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें टाइम, वीक, पैसों की लेन देन सब चीजें होती हैं, ठीक है ना। और फिर इन्हीं चीजों पे प्रोजेक्ट शेड्यूल तैयार किया जाता है कि ये जो जितना काम है, कब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, कब प्रोजेक्ट को फिनिश करना है। प्रोजेक्ट शेड्यूल इज अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारी चीजें होती हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूल इज द मेजर थिंग। प्लानिंग के अंदर क्या होगा? तरतीब के साथ पहले डिजाइनिंग है, फिर एस्टिमेशन है, फिर पैसों का ख्याल, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर प्रोजेक्ट शेड्यूल है। अब प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर आपके सारे कामों का, यानी कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हो रहा है, फिनिश कब हो रहा है, कब डिजाइनिंग स्टार्ट होगी, कब प्रोक्योरमेंट करनी, कंस्ट्रक्शन, रिफाइनरी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, सारा काम, कौन कौन से लोग चाहिए, वेल्डर चाहिए, हेल्पर चाहिए, सारा प्रोजेक्ट शेड्यूल में है। अब प्रोजेक्ट शेड्यूल प्रिपेयर करने के बाद आपका अगला फेज स्टार्ट हो जाता है एग्जीक्यूशन का, द थर्ड फेज। थर्ड फेज के अंदर आप साइट मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर देते हो इस फेज में। मतलब आपकी क्रेनें, आपके फोर्कलिफ्ट, आपके टैंकर, आपके ट्रक, आपके वाटर बाउजर, आपका साइट स्टाफ, आपके कारवान, आपका किचन, आपके वॉशरूम,
आर गोइंग टू मोबिलाइज ऑन द एरिया जहां पे ये बिल्डिंग बन रही है, जहां पे ये रोड बन रहा है, जहां पे ये रिफाइनरी बन रही है, और वहां पे जाके काम स्टार्ट कर देंगे एज पर प्रोजेक्ट शेड्यूल। जो शेड्यूल में लिखा हुआ है उसके मुताबिक काम स्टार्ट हो जाएगा। एक्सकवेशन स्टार्ट होगी, अर्थवर्क स्टार्ट हो गया, रोड है तो रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा, वेल्डिंग है तो वेल्डिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूशन फेज के अंदर, यानी कि प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, मजे की बात बताऊं, ये तीसरा और चौथा फेज दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी वैसे ही मॉनिटर एंड कंट्रोल भी स्टार्ट हो जाता है। मान लो कि जैसे हम पेपर के अंदर बैठते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो हमें साथ ही मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मॉनिटरिंग के अंदर क्या होगा, हमारे क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल के लोग हैं यहाँ पे, साइट का स्टाफ है, वो देखता है जो काम हो रहा है उसको देखेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, लिखेगा आज कितनी एक्सकवेशन हुई है, टेस्ट लगाएंगे क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल के लोग, इंस्पेक्शन के लोग, ठीक है। उसको हम इसलिए बोलते हैं मॉनिटरिंग। वो डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं जो जो काम हो रहा है वर्क डन का, और फिर ये डाटा की बेस पे प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट। उस प्रोग्रेस रिपोर्ट की बेस पे शेड्यूल के साथ कंपैरिजन किया जाता है, प्रोजेक्ट शेड्यूल के साथ, ठीक है, और उससे पता लगाते हैं कि प्रोजेक्ट सही चल रहा है कि नहीं। उसको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर ये काम चलता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोजेक्ट क्लोजिंग फेज की तरह चलता है, तो यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट बन जाती है। ये 5 फेजेस हैं। आर यू इन द सिचुएशन नाउ के समझ आ गई आपको कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह का भी प्रोजेक्ट है, इधर यू टॉक अबाउट यूएसए, यूके, यूरोप का कोई कंट्री है, इंडिया, पाकिस्तान, गल्फ रीजन, प्रोजेक्ट का एक कंस्ट्रक्शन का, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, रोड्स बनते हैं, जो ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स, एमईपी, पाइपलाइन, इस तरीके से एक फ्रेमवर्क होता है। ये समझना आसान था? और इज देयर एनी डिफिकल्टी? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल, प्लीज। टीचिंग वाला भी सोचे, कोई टेंशन ना ले, ठीक है। इज दैट अंडरस्टैंडेबल प्लीज? अब ना, मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं। अब आप लोगों को अवेयरनेस नहीं है। एक तो अभी आपको अवेयरनेस आ गई कि दुनिया का हर प्रोजेक्ट इस वर्क फ्रेम के थ्रू चल रहा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कोई भी डेजिग्नेशन बताओ, उसकी एक लिमिट है। अगर आप प्रपोजल इंजीनियर हो उसका काम यहां तक है, अगर आप डिजाइनिंग इंजीनियर हो उसका काम यहां तक होगा, क्वांटिटी सर्वेयर हो यहां तक काम होगा। लेकिन एक जॉब डेजिग्नेशन है जो शुरू से लेके एंड तक है। वो क्या है? वो है प्लानिंग इंजीनियर। प्लानिंग इंजीनियर प्लानिंग फेज में भी काम करेगा, प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाएगा, एग्जीक्यूशन फेज में डाटा इकट्ठा करेगा, और एग्जीक्यूशन फेज के बाद मॉनिटर एंड कंट्रोल में प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगा, क्लोजिंग फेज के अंदर उसकी फाइनल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करेगा। मान लो कि प्लानिंग इंजीनियर इज थ्रू आउट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप मुझे एक बात बताइएगा, आपकी इंजीनियरिंग के अंदर कितने सब्जेक्ट्स थे? 48 सब्जेक्ट से मैंने जो पढ़े हैं, आपके 48 सब्जेक्ट में से जो 47 सब्जेक्ट्स होते हैं वो टेक्निकल होते हैं, जबकि एक सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होता है। आपको ये नहीं पता होता, जब आप फील्ड से बाहर निकलते हैं तो ये एक सब्जेक्ट आपको मैनेजर बनाता है। ये एक सब्जेक्ट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो उससे आपके प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीजें डिसीजन मेकिंग की तरफ जाती हैं। आपको पता होना चाहिए आपने अपने प्रोजेक्ट में कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर टाइम को कैसे मैनेज करना है, आपने प्रोजेक्ट के अंदर काम को कैसे मैनेज करना है, आपने प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज या लोगों को कैसे मैनेज करना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को कैसे बनाना है। यही वो चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर आपके बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुल भी होते हैं और फेलियर का निशाना भी बनते हैं। सो इंजीनियर्स के पास, मेरे ख्याल में, आई डोंट रिकमेंड कि सब लोग ये कर सकते हैं, आपकी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते हो तो इंजीनियरिंग के साथ आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो ऐड करनी पड़ती है। जो आपकी इंजीनियरिंग है उसके साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब इसमें मास्टर्स करने की जरूरत नहीं होती, आपको अंडरस्टैंड करना होता है इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या क्या टूल्स यूज हो रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, स्कोप, टाइम मैनेजमेंट, टाइम की मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेज, मतलब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो इसको कितनी देर में बनाना है, कैसे बनाना है, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करनी है, कितने लोग चाहिए, कब कब पैसे चाहिए, राइट। सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन। और जो लोग इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं वो कहलाते हैं प्लानिंग इंजीनियर्स, ठीक है। अब ये प्लानिंग इंजीनियर्स किस तरह से बनते हैं?
इन प्लानिंग इंजीनियर्स को बनने के लिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज, कि यार मतलब एक मैं पूरा अवेयरनेस दे रहा हूं, ये टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, अपनी फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट जैसे बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फाउंडेशन बनती है, स्ट्रक्चरल वर्क्स होते हैं, रिफाइनरी है। और इसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर आना चाहिए प्राइमवेरा P6, एक्सेल का भी पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट का लो जी, ये बंदा प्लानिंग इंजीनियर। ये इनपुट्स हैं प्लानिंग इंजीनियर के लिए बनने के लिए, ये वाली चीज चाहिए। फ्रेमवर्क मैंने बता दिया। अब ये बनाता क्या है? प्रोजेक्ट शेड्यूल। ये याद रखिएगा, क्या बनाता है? प्रोजेक्ट शेड्यूल। सारा कुछ बताऊंगा इसके बारे में। प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है, आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल, जिसके अंदर सारे का सारा काम लिखा होता है, हमने करना क्या है, काम की टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, सारा कुछ। ये देखें, आई विल बी शेयरिंग, ये दिस इज प्राइमवेरा P6 डैशबोर्ड। इसके अंदर ये देखें, ये एक ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, सारा काम जो लिखा हुआ है ये आपके प्राइमवेरा P6 के अंदर, आप जरा गौर से देखें। ये आपका एक डैशबोर्ड है, बार चार्ट एरिया इसको बोलते हैं। ये आपका एक्टिविटी टेबल है। दिस इज प्राइमवेरा P6 डायरेक्टरी, जहां से आप पूरे डाटा को इनकॉर्पोरेट करते हो। बहुत ही सिंपल है। ये आपका काम है कि ये डिजाइनिंग टीम का काम जो वो करेंगे, ठीक है ना। आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, आप देखें जरा नीचे आपके, ये देखें, आपका सारा ये काम ये कहां से आता है? ये प्रॉपर एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप सीखते हो। आपकी कंस्ट्रक्शन फेज है, उसमें सिविल है, उसमें फाउंडेशंस हैं, टैंक फाउंडेशंस है, किस तरीके से फाउंडेशन बनानी है, उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। वन बाय वन आई विल बी स्विचिंग फ्यू प्रोजेक्ट्स एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इन मोर इजीएस्ट वे। मैं थोड़े से और प्रोजेक्ट्स की तरफ, ये ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है। ये देखें, ये देखें जरा, यानी कि आप समझ लें कि आप में से कितने लोग फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट शेड्यूल्स को डील कर चुके हो? ये मुझे बताइएगा, कितने लोग हैं जो फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट शेड्यूल को, और कितने लोग हैं जो पहली दफा किसी भी काम का शेड्यूल देख रहे हैं? ये देखें, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, कितने टाइम में होगा। अगर इसके अंदर मैं एक और कॉलम ऐड कर दूं तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कितने पैसों में हो रहा है। और अगर इसमें मैं आपको एक्टिविटी डिटेल्स में अंदर जाके बताऊं तो पता चल जाएगा कि इस काम को करने के लिए, हर एक इंडिविजुअल काम को करने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए। ये प्रॉपर एक टाइम, ये प्रोजेक्ट शेड्यूल है। मुझे हर एक एक्टिविटी के बारे में नीचे पता होगा, इसमें प्लम्बर काम कर रहा है, इसमें एक्सकवेटर काम कर रहा है, इसमें साइट प्रिपरेशन के लिए भी एक्सकवेटर काम कर रहा है, इसमें फुटिंग के लिए यही वाले रिसोर्सेज काम कर रहे हैं। मुझे उसकी डेट्स का पता होगा, कितने टाइम लगेगा। मुझे ये भी पता होगा कि ये काम करने के लिए, ये पूरा जो प्रोजेक्ट चलेगा इस काम के लिए, ठीक है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, जस्ट वेट एक मिनट, मैं आपको शो कर देता हूं। ये जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू, ये देखें, ये देखें, ये आपका कैश फ्लो आ गया कि आपका ये पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से, ये पैसे हैं, पैसों का कैश फ्लो चल रहा है, ठीक है। यानी कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? ये देखें, ये देखें, आपका ग्राफ चल रहा है कैसे आपका प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेके एंड तक आपके पैसों की पैटर्न है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, फंडिंग रिक्वायरमेंट। ये अंडरस्टैंड? आप खुद सोचो कि वो प्रोजेक्ट, वो वाला स्किल जो आपको पूरा प्रोजेक्ट लिखना, उसके ऊपर पैसों की रिक्वायरमेंट, लोगों की रिक्वायरमेंट, टाइम की रिक्वायरमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको सिखाता हो, उसकी कितनी डिमांड होगी। आप ऑयल एंड गैस फील्ड में चले जाएं, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में चले जाएं, क्लाइंट ऑलवेज फील बेटर, कंसल्टेंट ऑलवेज फील बेटर। ये ज्यादातर लोग जो है ना, ठेकेदारों से उठकर कहां पे जाते हैं? कंसल्टेंट साइड पे और क्लाइंट साइड पे, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स के अंदर। डू यू अंडरस्टैंड? ये पावर है इस टूल की। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टक ऑन साइट एरिया, 9 to 9। हमारी 15-15 घंटे की शिफ्ट चल रही है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, वी कुड नॉट फाइंड सच काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको वैसे नहीं मिलती, ये आपको स्किल सीखने पड़ते हैं, रिवर्स चलना पड़ता है। ये नहीं सोचना कि मुझे अगर कोई कंपनी हायर करेगी देन आई एम गोइंग टू लर्न इट। नो 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 नो, यू विल लर्न इट देन कंपनीज आर गोइंग टू हायर यू, दैट इज द रूल। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, प्लानिंग इंजीनियरिंग की समझ आ गई आपको, इस जॉब कैरियर की डिमांड क्या क्यों है? क्योंकि हर फील्ड के अंदर, हर फील्ड के अंदर इसकी डिमांड है। आप बिल्डिंग, मुझे बताओ कि क्या दुनिया में कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बगैर सक्सेसफुली डिलीवर किया जा सकता है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं करनी, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हो आप कामयाबी के साथ उसको पूरा?
Please, everybody should participate. I am drinking water. Meanwhile, you please write in the chat box. मुझे बताइएगा है कोई. और when I am pushing you for Gulf region, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, never. आपको मैं पाकिस्तान इंडिया की मार्केट के लिए अवेयरनेस नहीं दे रहा. आई एम गिविंग यू अवेयरनेस फॉर द गल्फ रीजन. नेक्स्ट 2 to 3 months you need to learn this skill set. This is the most demanded skill. बिलीव मी. अगर आप वहां पे जाकर यहां से बैठ के भी करना चाहते हैं, इसके लिए 1 से 2 महीने बहुत हैं. अगर आप डेडिकेटेड हो जैनुल्लाह, अगर आप अनवारुल हक, एनीबडी, 1 से 2 महीने बहुत है, मोर देन इनफ. ओके, यहां तक आपको बात समझ आ गई. ये गल्फ रीजन के लिए है. ओके, अब यार बात ये मैंने जॉब रोल भी आपको समझा दिया. अब मैं आपको ना, देखो, एक तरफ मैं सच्ची बात बता रहा हूं. मैं ये नहीं कह रहा कि स्किल सीकर आपको ना ख्वाब आएगी, एचआर आपको कहेगा आपको तो स्किल आता है. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनको बहुत अच्छा प्राइमरी P6 आता है, जो बहुत अच्छे प्लानिंग इंजीनियर्स हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग गुड जॉब्स. व्हाई? आपको आज 2025 के अंदर अपने लिए मार्केटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी. अपने स्किल्स को सेल करने के लिए मेरे ये जो स्किल्स हैं जॉब हंटिंग के, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल. ये देखें, इंडस्ट्री डिवीजन. सबसे पहले आपने अपने लिए चूज करना है कि आप करना क्या चाहते हो, कौन सा कैरियर आप चूज करना चाहते हो. इन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन आई वांट रिकमेंड यू, अगर आप गल्फ रीजन के अंदर जॉब करना चाहते हैं, सो आई वुड रिकमेंड यू सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फ्रेश इंजीनियर. हर बंदा अपने लेवल पे सीख सकता है. तो आप प्लानिंग इंजीनियर के लिए अगर परसू करते हो, इस जॉब कैरियर को मैं क्यों गाइड करता हूं पता है? मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मिसिंग है. ये कहां पे लेके जाएगा? ये आप यहां पे आपने सीखना स्टार्ट किया, ठीक है, ये आपने दूसरा माइलस्टोन किया, ये आपका तीसरा माइलस्टोन है, और ये चौथा माइलस्टोन किस चीज का? प्रोजेक्ट मैनेजर का. ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये क्या है. पी, प्रोजेक्ट मैनेजर. ये आप समझ लो 1 साल, यानी कि मैं फ्रेश इंजीनियर की, अगर आप मिड कैरियर लेवल पे हैं तो फिर आपको साइड का एक्सपोजर भी है, आप जल्दी सीख जाते हो. बट फ्रेश इंजीनियर के लिए तो ये नेमत है. यहां पे आपने प्राइमरी P6 प्लानिंग इंजीनियर सीखना स्टार्ट कर दिया. 1-2 साल के अंदर अंदर आप EOT सीखें, यानी कि मैं आपको सारी तरतीब बताता हूं. यहां पे आप सीखें PMP, और यहां पे आप बन जाएंगे कंपनी की डिमांड फुली. जैसे नहीं, सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं आपके अंदर, सारी क्वालिटीज हैं प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए. ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years प्लान. दिस इज नेक्स्ट 5 years प्लान, राइट? यहां पे आप सीखते हो प्लानिंग इंजीनियर लेवल पे किसी भी बिल्डिंग, रोड, पाइपलाइन, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, हाउ यू गोना मेक दैट प्रोजेक्ट शेड्यूल विद द टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट. द मोमेंट अगो आई हैव शोन यू ईच एंड एवरीथिंग. यहां पे आप सीखते हो कि भैया अगर वो प्रोजेक्ट क्लोजिंग फेज तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीट नहीं हुआ, आप नहीं भी होता प्रोजेक्ट, किसी वजह से कोई मसला आ गया, नाउ यू आर गोइंग टू रिवाइजिंग दैट शेड्यूल. EOT इज गोइंग टू शेयर विद यू कि किस तरीके से अब आपने रिवाइज करना है प्रोजेक्ट शेड्यूल. PMP is American based certification which is going to help you के पूरी दुनिया की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, वो एक एग्जाम बेस्ड सर्टिफिकेशन है. उसके बाद PM, दैट इज नोबडी इज गोना स्टॉप यू. प्रोजेक्ट मैनेजर हर बंदा बनना चाहता है. ये नेक्स्ट 5 years का प्लान है. जो बंदा भी इस फील्ड के अंदर, अगर आप 10 साल एक्सपीरियंस है तो आप ये 3 साल में कर सकते हैं. अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप 3 साल में ये जर्नी तय कर सकते हैं. अगर आप फ्रेशर हैं तो आप 5 से 6 साल में ये जर्नी तय कर सकते हैं. यू अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी. अगले 2 से 3 महीने के लिए किस तरीके से हमने जॉब हंटिंग करनी है टू फाइंड अ प्लानिंग इंजीनियर जॉब, राइट? सो प्लानिंग इंजीनियर का जॉब कैरियर आपने क्या करना है? चूज करना है. यू अंडरस्टैंड? प्लानिंग इंजीनियर का इंडस्ट्री डिवीजन. यू अंडरस्टैंड? अच्छा जी, कर लिया. अब कंपनीज लिस्ट. नाउ यू गोना मेक लिस्ट ऑफ कंपनीज जो अबू धाबी, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर तकरीबन 100+ कंपनीज काम कर रही हैं, लोकल प्लस इंटरनेशनल, कंट्रैक्टर प्लस कंसल्टेंट्स. चैट जीपीटी की मदद से यूज करें, लिंक्डइन की मदद से इन चीजों को कलेक्ट करें, लेकिन आपकी पास 100+ कंपनीज का डाटा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एकॉम, एकॉन, ये बैक्टेल, पार्सन्स, KBR, KEO, जैकब्स, राइट? इस तरह ब्लैक कैट, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं. आप चैट जीपीटी से जाकर डाटा ले सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स को विजिट करें, उन कंपनीज के बारे में जानना शुरू करें. लिंक्डइन के थ्रू मैं आपको हेल्प करता हूं कैसे कर सकते हैं आप. द नेक्स्ट थिंग इज
नेटवर्क विद पीपल, जो लोग इन कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके पीछे पड़ जाएं लिंक्डइन के थ्रू, उनको दोस्तियां लगाएं, उनको रिक्वेस्ट भेजें। एवरी डे यू नीड टू ऐड मे बी 5 people. By the end of the month, maybe you are going to send 150 requests. Out of these 150 requests, maybe only 30 people are going to add you, और इन 30 में से कभी भी किसी से हेल्प ना मांगे, कभी भी किसी को ना बताएं मैं जॉबलेस हूं। नेटवर्किंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। नेवर आस्क एनीबडी दैट आई एम जॉबलेस। शो देम यू आर कॉम्पिटेंट, शो देम यू आर स्किल्ड इंजीनियर। यूज नेटवर्किंग प्रिंसिपल्स। ओके, उनकी तारीफ करें। यू आर इंस्पायर्ड बाय देम। हर बंदे को सुनना अच्छा लगता है यार। यू टेल देम यू आर इंस्पायर्ड बाय देम। उनकी पोस्ट पे जाके कमेंट करें। दे आर वर्किंग इन यूएई यार, इन अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। आपको पता है दुनिया में अभी भी 90% जॉब्स रेफरेंस बेस्ड हो रही हैं। ये वो आपके चाचू मामू ताया नहीं है, ये आपके प्रोफेशनल रेफरेंसेस हैं। जब आप इनके साथ एक नेटवर्किंग कनेक्ट करेंगे, एक एक रिश्ता बनाएंगे, एक अच्छी दोस्ती बना लेंगे, दे आर गोइंग टू रिकमेंड यू, दे आर गोइंग टू शेयर एचआर ईमेल। दैट इज द बिग थिंग। आपकी इधर से सीवी जाएगी, वहां से जॉब इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, बट ओनली व्हेन यू आर स्किल्ड। अगर आपको अगले बंदा भी कहता है यार इस बंदे के पास एक वो है, स्किल है। नेटवर्क विद पीपल। लिंक्डइन के थ्रू मैं आपको गाइड करता हूं किस तरीके से आप ये चीज भी कर सकते हैं, और ये डिटेल के अंदर मैं वीडियोस बना चुका हूं, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी रख चुका हूं, लर्न विद इंजीनियर वकास। मैं आपके साथ, ठीक है, इसके ऊपर मैं डिटेल के अंदर ये वीडियोस, इन दोनों चीजों की वीडियोस बना चुका हूं। नो अबाउट कंपनी। कंपनी का वेबसाइट को विजिट करें, कंपनी की वेबसाइट को विजिट करें, समझें, टॉप की कंपनीज के बारे में जानें, और फिर उनकी डिमांड के मुताबिक, जैसे अगर आप प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं यहां पे, तो प्राइमरी P6 ये आपको स्किल होगा, उसको सीखें। प्लानिंग इंजीनियरिंग को सीखें, जो भी पूरा जॉब कैरियर स्किल है उसको सीखें। अब जॉब अप्लाई करना है, कंपनीज के अंदर जाके ऑनलाइन अप्लाई करें, बट नॉट विद सीवी। अब कैसे अप्लाई करना है? एटीएस सीवी। इसका मतलब क्या है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। कंपनीज की डेटाबेस के अंदर 10,000 से ज्यादा सीवीज पड़ी होती हैं एट अ टाइम। एचआर इज नॉट गना टेक प्रिंट एंड सी वन बाय वन। देयर इज अ एटीएस सिस्टम। व्हाट डज मीन बाय एटीएस? यार आपने कभी किसी जॉब एड को पढ़ा है? जॉब एड को तो आप, जैसे ये बंदा पढ़ रहा है, जॉब एड को पढ़ा है? मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। दैट इज गोना हैपन लाइक द वे आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये देखें, ये आपके पास लिंक्डइन है। यहां पे आप लिख दें स्पेसिफिकली प्लानिंग इंजीनियर। ये देखें, आपको नजर आ रही है ना? ये ठीक है। ये देखें, मैं आपको एटीएस सीवी बनाने का तरीका बताता हूं। ये देखें, यहां पे आपने प्लानिंग इंजीनियर लिख दिया, यहां पे जॉब्स में चले जाएं। आपने आज के सेशन के बाद ये प्रैक्टिस करनी है। यहां पे आप यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान कुछ भी लिख लें। यहां पे आपके पास एक तो पार्सन्स, एटकिंस, ये सारी कंपनीज का डाटा इकट्ठा होता रहेगा आपके पास। बिल फिंगर, मिडल ईस्ट, लीड प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, सीनियर प्लानिंग इंजीनियर सी। तो एकॉम के पास चलते हैं एंड सी। एकॉम को बंदा चाहिए, लेकिन ये बंदे के पास ये वाली उनकी रिक्वायरमेंट ये है, जिस तरह रिश्ते देखने वाली आती हैं, इस तरीके से आप सबको अच्छे तरीके से समझ आएगी। इंजीनियर्स है ना, इस तरह की बातों में बड़े खुश रहते हैं, शादी ब्याह की बातों में। ऐसे ही है ना, अभी तो रूखा सूखा ही चल रहा है, पता नहीं कोई इंटरेस्ट भी ले रहा है कि नहीं। तो ये देखें, शादी में क्या बोलते हैं, रिश्ते वाली आंटी बोलती हैं जी लड़का खूबसूरत होना चाहिए, गोरा चिट्टा होना चाहिए, लंबा। ये क्या है? रिक्वायरमेंट। अब आगे रिश्ता देखने जाते हैं तो लड़का अपोजिट हो, तो वो क्या, मिठाई चाय भी नहीं पियेंगे, कहेंगे हमें जरूरी काम है हम जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है। कंपनी कहती है हमें इस तरह का इंजीनियर चाहिए। आपने क्या करना है? यार पहले नंबर पे आप कंपनी को राजी तो करो ना, कंपनी आपको देख बुलाए तो सही जॉब इंटरव्यू के अंदर। राइट, कंपनी बुलाए तो सही। तो आपने अपनी सीवी के अंदर ये सारी चीजें डालनी है। कैसे डालनी है? यार चैट जीपीटी कौन कौन यूज करता है? चैट जीपीटी को यूज करता है? चैट जीपीटी को कॉपी पेस्ट करके जाके बोलो यहां पे भाई कि मुझे ना, ये देखें, प्रिपेयर माई एटीएस सीवी ऑन द बेसिस ऑफ जेडी फॉर जॉब आई एम गोइंग टू अप्लाई। आगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, और इसको जाके ना कॉपी पेस्ट कर लें। ये जो जेडी है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सारा ये आप कर लें ऐसे।
और यहां पे जाके इसको प्रॉम्प्ट दे दें। इसको हम बोलते हैं जी प्रॉम्प्ट। अब पता नहीं किसी को आइडिया है कि नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके मुतालिक भी मैंने वीडियोस लगाई हैं। देखो आज के दौर में एक ही रियलिटी है, ये आपकी सीवी आ जाएगी। सी, ये आपका फुल नेम, इसको ले जाएं वर्ड में, वर्ड में जाके थोड़ी बहुत तरतीब सेट करके ना, ये आपकी एटीएस सीवी होगी। ठीक है, इसको कॉपी करके फॉर्मेटिंग करके एटीएस सीवी। यानी कि एटीएस सीवी का मतलब मेरे भाई ये है कि जो जॉब ऐड है ना, उसके मुताबिक जो कीवर्ड्स हैं, वो जो ऑटोमेटिक एआई सिस्टम होता है ना, वो आपकी सीवी को, ये इस तरफ आपकी सीवी पड़ी है, इस तरफ जेडी है जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, वो कीवर्ड मैचिंग करता है, कीवर्ड मैचिंग करता है, कीवर्ड मैचिंग करता है। अगर आपने लिखा ही कुछ नहीं, वो रिजेक्ट कर देगा, चाहे आपको जितना मर्जी प्लानिंग इंजीनियरिंग आती है, प्राइमरी P6 आता है। सो प्रिपेयर योर एटीएस सीवीज। यू अंडरस्टैंड? हो जाएगी। आज के दौर में आप किसी भी लेवल पे इंजीनियर हो, मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, प्लानिंग इंजीनियर बनना है तो प्राइमरी P6, ठीक है, ये आना चाहिए। एटीएस सीवी बनानी आनी चाहिए। लिंक्डइन का पता होना चाहिए। चैट जीपीटी आनी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं आपको बताता हूं, अगर आप 2 से 3 महीने के अंदर इन चीजों के ऊपर काम कर लेते हैं, एवरीथिंग इज योर्स एज अ प्लानिंग इंजीनियर। आपका अच्छा जॉब कैरियर, आप एक अच्छी टक्कर दे सकते हैं मार्केट के अंदर। यानी कि आप 2 से 3 महीने मैक्सिमम, 2 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, टेक्निकल स्किल भी सीखना है, साथ में एटीएस सीवीज भी तैयार करनी है, लिंक्डइन के ऊपर एक्टिवली काम करना है, लोगों को चेक करना है, दोस्तियां लगानी। चैट जीपीटी हर मौके पे आपको काम देगा, चाहे आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम करें, एटीएस सीवी, लिंक्डइन, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आपको इंप्रूव करना है। मतलब कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए जॉब इंटरव्यूज के अंदर। यू गॉट इट? सो ये वन बाय वन चीजें हैं जिनको आपने लेके चलना है। और फिर यानी कि यहां पे मैं आपको बता दूं सैलरी इनसाइट्स। एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे जो आपकी सैलरीज होती है ना, वो एक पाकिस्तान इंडिया के अंदर आपके फ्रेश इंजीनियर का मैं मुवाजना करूंगा। आई एम नॉट एक प्लानिंग इंजीनियर, सॉरी, जो एक नॉन प्लानिंग इंजीनियर्स हैं, फ्रेश इंजीनियर्स हैं, दे आर गेटिंग 25 to 30,000 एज अ फ्रेशर। As a fresher, if you are going to learn planning engineering, then you are going to get up to 60,000. That is, salary range. अगर आप यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर जाते हैं, तो अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं, यू आर 2500 दिरहम तक आपको मिल जाती है विदाउट एनी स्किल। बट विद स्किल दिस सैलरी इज देयर। ओके, मेरी टीम आपको व्हाट्सअप नंबर दे देगी जी, ये आपके साथ शेयर कर देंगे, डोंट वरी। ओके, ये सैलरी इनसाइट्स हैं। ये आपने कर लिया, मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया ये स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर ना बहुत सारे लोग पूछेंगे, मैं कर सकता हूं ये सिविल इंजीनियर्स ये स्किल सेट सीख कर ना बिल्डिंग रोड्स के ऊपर काम कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स भी अपनी ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पावर्स के प्रोजेक्ट्स में, पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स पे, केमिकल इंडस्ट्रियल, सारे इंजीनियर्स प्लानिंग इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं नहीं सीख सकता, वो सीख सकता, सब सीख सकते हैं। और फिर इसको सीखने के फायदे क्या हैं? आपकी सैलरीज दूसरे जॉब कैरियर की निस्बत बहुत हाई हैं। अगर आप अपने यूनिवर्सिटी सीनियर से आज पूछिएगा, लिंक्डइन के ऊपर सर्च करें, अपने नेटवर्क से पूछें, यार ये प्राइमरी P6 सीख कर सुना है सैलरी ज्यादा मिलती है जॉब गल्फ रीजन में, साथ में ये जरूर लिखना है, मिलती है जी। ग्लोबल रिकग्निशन आपने अक्सर सुना है ना, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमें क्या कहते हैं कि यार पाकिस्तान इंडिया का एक्सपीरियंस वाला बंदा जो है ना, गल्फ रीजन में नहीं रखते। ये सही कहते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ही ऐसा नहीं होता। अगर हम प्राइमरी P6 स्किल्ड हैं, तो वहां पे भी प्राइमरी P6 पे काम हो रहा है, देन दे आर गोइंग टू गिव अस द वेटेज कि हाँ यार ये बंदे ने प्राइमरी P6 काम किया, वो तो सेम ही है ना। वो चाहे अमेरिका में है, पाकिस्तान में है, सऊदी अरब में है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हो जाते हो, सर्टिफाइड इंजीनियर हो जाते हो आप। मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज, एक प्लानिंग इंजीनियर हर जगह पे काम कर सकता है, बिल्डिंग पे, रोड पे, एवरीवेयर दे कैन अप्लाई। और फिर फ्रीलांसर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। उसकी रीजन पता क्या है? पाकिस्तान इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं ना, वो लो सैलरी पे भी मान जाते हैं। यूएई, अमेरिका के अंदर एक प्लानिंग इंजीनियर जो है वो $10,000 जो है ना वो चार्ज करता है पर मंथ। ठीक है, $10,000, 30 लाख रुपया एक महीने का, जो उनके लिहाज से बहुत एक्सपेंसिव है। वो क्या करते हैं, $1,000 पे पाकिस्तानी इंडियंस को ना हायर कर देते हैं ऑनलाइन के लिए, घर से बैठ के काम करो। अगर आपको ये स्किल्स आता है ना, तो आप फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन पे जाके $1,000 पे, ये हमारे लिए 3 लाख रुपए बनता है घर से बैठ के, बहुत है। 2,000, 3,000, $4,000 पर तक भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे और अंडरस्टैंडिंग पे। सो ऑनलाइन अर्निंग भी है मेरे भाई इसमें। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, सो ये चीजें हैं। बाकी आई आई वुड अनाउंस हियर,
That's it. Thank you very much. And if you have any question, please ask me. Thank you.